जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, बीपीएससी के लिए मैं आप लोगों को पहले क्लास 6 की पॉलिटी एक क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास 7 की पॉलिटी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस क्लास 7 की पॉलिटी को हम लोग सिर्फ एक क्लास में ही कवर करेंगे, जैसे हमने 6 क्लास की पॉलिटी को 40 मिनट की वीडियो में कवर किया था। मुझे लग रहा है ये वीडियो से थोड़ा सा 5 या 10 मिनट छोटा बनेगा, तो लगभग 30 से 35 मिनट में हम लोग क्लास 7 की पॉलिटी को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम इसी तरीके से क्लास 8 की पॉलिटी को कवर करेंगे। फिर हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर करेंगे। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीबीएसई के द्वारा बीपीएससी के द्वारा दिए जाएंगे, उन सभी टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो क्लास 6 की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास 6 की पॉलिटी नहीं देखी, वो लोग चैनल पर जाकर क्लास 6 की पॉलिटी को देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा रखी है, मात्र 40 मिनट में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो पूरा दिन आपका एनसीईआरटी को पढ़ने में निकल जाएगा। तो आप लोग 40 मिनट में देख सकते हो, प्लस आप उसका दूसरी बार जब देखोगे तो 20 मिनट में डबल स्पीड करके रिवीजन भी कर पाओगे। और पीडीएफ अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ मिल जाए आपको, तो 9808347403 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। ग्रुप में ही पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा कहीं भी आपको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। इस ग्रुप में आपको आपके एग्जाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो भी हेल्प की जा सकती है, वो आपकी यहाँ पर हेल्प की जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देर न करते हुए शुरू करते हूँ अपना आज का वीडियो। वीडियो जो हमारा रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है आपका समानता। किसका? समानता, चैप्टर 1 समानता। तो इसमें दे रखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या। तो देखिए साथियों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब हो गया कि सभी को वोट देने का इक्वल राइट है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या उच्च जाति का हो, लोअर कास्ट का हो, कम कमाता हो, ज्यादा कमाता हो, इससे मैटर नहीं है। अगर कोई 18 प्लस एज कंप्लीट कर चुका है तो उसको वोट देने का अधिकार है। ये सीधा सीधा मतलब इसका हो गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये हो गया। इसमें दे रखा है ये किस पर आधारित है? ये समानता के विचार पर आधारित है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है। दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ, दबा हुआ। पिछले चैप्टर में ही मैंने बताया था 6 क्लास में आपको कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? दबा हुआ, कुचला हुआ, टूटा हुआ, ये दलित शब्द का अर्थ होता है। इसके अलावा इसमें एक आत्मकथा दे रखी थी, वो मैंने यहाँ पर नोट की है। यहाँ में देखिए, ये जूठन है। जूठन एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। साथियों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो तैयार की है, पीडीएफ तैयार की है, ये एक एक लाइन मैंने खुद पढ़ी है, खुद मैंने पीडीएफ तैयार की है। तो आपको कोई भी टेंशन लेकर ये नहीं कि ये भी पढ़ो प्लस एनसीईआरटी भी पढ़ो। सब ये बोलते हैं ये पढ़ने के बाद बुक पढ़ लेना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसमें जो डाला गया है वो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का निचोड़ ही डाला गया है। जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ यहाँ पर मैंने नोट किया है। इसके बाद देखते हैं, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है? तो संसद है, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। यानी हम प्रतिनिधित्व कैसे पाते हैं? हम लोग तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो हम लोग जिन्हें वोट देते हैं, सांसद को वोट देते हैं, वो वहां पर क्या हो जाते हैं? वो वहां पर जाते हैं। तो हम कैसे प्रतिनिधित्व पाते हैं? वहां से निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी हम जिसको चुनकर भेजते हैं उनके माध्यम से वहां पर हम प्रतिनिधित्व पाते हैं। इसके अलावा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था स्कूलों में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में शुरू हुई।
आपको जानते हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एमडीएम मिड डे मील जिसे कहते हैं, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई? तमिलनाडु राज्य से स्टार्ट हुई। अगला है इसमें 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीकी और अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन कब हुआ, तो ये आंदोलन हुआ आपका 1950 में। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कैसा व्यवहार होता था संयुक्त राज्य अमेरिका में? असमानता का व्यवहार होता था। अगला है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। कब कर दिया? 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा। अगला है संविधान क्या है? देखिए, संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। क्या है संविधान? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। इसके बाद चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसमें फर्स्ट लाइन हमारी, भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। क्वेश्चन सब पूछ लिया जाए, सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो भारत में है चिकित्सा महाविद्यालय सबसे ज्यादा। अगला ऑप्शन, भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। भारत कौन सा बड़ा देश है? तीसरा बड़ा देश है दवाइयां निर्मित करने के मामले में। अगली बात देखते हैं पॉइंट हम, भारत में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। अप्रोक्स डाटा है ये, और पूछ लिया जाए अप्रोक्स में तो 5 लाख लोग एक साल में भारत के टीबी से मर जाते हैं। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। कितने लाख लोग? 10 लाख लोग। किसके अकॉर्डिंग? यूनिसेफ के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको यूनिसेफ के उस दिन ब्रांड एम्बेसडर बताए थे, यूनिसेफ का कब स्थापना हुई और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये सभी चीजें बताई थी। जिन लोगों को याद हो वो कमेंट कीजिएगा कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मुख्यालय कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई थी। इन चीजों से क्या हमारा रिवीजन अच्छा चलता रहता है। अगला है, संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य। क्या? संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। चैप्टर 2 देखिए छोटा सा ही था, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वही यहाँ पर नोट की गई हैं। आपकी 8 पीडीएफ हो चुकी हैं, 20 इसमें टोटल पीडीएफ है, 8 इसमें चैप्टर होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं मुश्किल से 20 या 30 मिनट, 25-30 मिनट में हो जाएगी ये क्लास। चैप्टर 3 हमारा राज्य राज्य शासन कैसे करते हैं। चैप्टर 3 इसमें दे रखा, फर्स्ट, विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक कहते हैं हम लोग, एमएलए भी कहते हैं। इसके अलावा संसद का पूछ लिया जाए तो वहां जानते हो, लोकसभा का पूछ लिया जाए तो लोकसभा क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं या सांसद कहते हैं। राज्यसभा को राज्यसभा सांसद कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है। तब चलिए मैं बताया तो यूपी में है, बस आप इतना बता दीजिएगा यूपी में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, कितने यूपी में निर्वाचन क्षेत्र हैं। और आप बिहार की तैयारी कर रहे हो तो बिहार में भी आपको बताना है कि बिहार में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। इन दोनों का आपको बताना है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं ये बताना है, और बिहार में कितने हैं आपको ये बताना है। हिमाचल का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डाटा इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट डाटा हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके काम के लिए? सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं।
लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः शासन जनता का ही शासन होता है। ये क्या कह रहे हैं, ये कहना चाहता है कि हम लोग जब वोट देते हैं तो एमएलए को वोट दे, जिसको चुन देते हैं वो प्रतिनिधि हो जाता है हमारा। और इस तरह जो हम लोगों ने चुन के उसको कहाँ भेजा, जैसे वहां संसद में भेज देते हैं, विधानसभा में हमने उसे भेजा, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये जनता का ही शासन हो गया। तभी कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हमें अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। चैप्टर 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना चैप्टर 4 हो जाता है। इसमें दे रखा है सामोआ द्वीप के बारे में बात की गई है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि सामोआ द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर के सापेक्ष क्या है इसकी स्थिति, तो आप लोग बता दोगे कि इसकी स्थिति प्रशांत महासागर के सापेक्ष दक्षिण में है। कहाँ है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में सामोआ द्वीप क्या है, छोटे छोटे द्वीपों का ही समूह का ही एक भाग है। अगला है सामून समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। सामून समाज पे क्या किया गया, एक सर्वे किया गया, उस पर एक रिपोर्ट निकल कर आई 1920 में कि 1920 के दशक में वहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। किससे, बड़े बच्चों से और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। अगला है इसमें संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान क्या कहता है, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। लेकिन बुक क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी की, लेकिन वास्तविकता में क्या है, लिंग भेद किया जाता है, ये आप भी जानते हो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट हमारा औरतों ने बदली दुनिया, चैप्टर हमारा 5 औरतों ने बदली दुनिया। तो इसमें दे रखा है हमारा भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। कितनी महिलाएं खेतों में काम करती हैं, 83.6% खेतों में महिलाएं काम करती हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख के आ रहे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी लोग ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो 9808347403 पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। इस ग्रुप में जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो सब कुछ की जाएगी, प्लस जितनी भी वीडियो आपको यहाँ कराई जाएंगी उन सब का पीडीएफ इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो भारत में 83.6% महिला क्या करती हैं, खेतों में काम करती हैं। झारखंड की एक आदिवासी 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी राकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि झारखंड की आदिवासी महिला है, एक 27 वर्षीय जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी लाकरा है, और वो उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक है। उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक कौन है, लक्ष्मी लाकरा है, जो कि क्या है, झारखंड की एक आदिवासी है जिनकी उम्र 27 वर्ष। अब बात कर लेते हैं रामसुंदरी देवी की। देखिए यहाँ मैंने इनका पूरा लिख दिया कि 1800 से 1890 तक 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। रामसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा किस उम्र में लिखी, तो 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ये भी याद रखिएगा कि पहली आत्मकथा कौन सी है, तो ये है आमार जीवन। आमार जीवन पहली किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा है। नेक्स्ट है इसमें रमाबाई। रमाबाई के बारे में बात की गई है। रमाबाई 1858 से 1952, ये याद रखिएगा। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। रमाबाई के बारे में बात की गई है, ये कभी भी क्या कहीं स्कूल नहीं गई, बट इन्होंने पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा,
अपने माता पिता से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। क्योंकि क्या था, वो संस्कृत को पढ़ और लिख सकती थी। भले ही वो स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, अपने माता पिता से प्राप्त किया, और संस्कृत को पढ़ना लिखना जो जानती थी, इसलिए उन्हें क्या की, पंडिता की उपाधि दी गई, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। किसने स्थापित किया मिशन? रमाबाई ने। कहा स्थापित किया? पुणे के पास खेड़ा गांव में। पुणे के पास खेड़ा गांव में स्थापित किया। कब स्थापित किया? 1898 में स्थापित किया। मिशन स्थापित किया जहां क्या होता था, विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। इसकी शिक्षा दी जाती थी, पढ़ने लिखने की और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाना, चापा खाने चलाना जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी। सुल्ताना, अब आ जाता सुल्ताना का स्वप्न। पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है रुकैया। किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक हो जाएगी आपकी रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी। क्या, कौन सी? सुल्ताना का स्वप्न। किसने लिखी? रुकैया सखावत हुसैन ने सुल्ताना का स्वप्न लिखी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2014 में हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 में शुरू हुआ। सुल्ताना का स्वप्न किसकी है? रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई। 2006 में एक कानून बना। 2006 में क्या हुआ? एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यह कानून कब बना? याद रखिएगा, 2006 में कानून बना। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कब जारी किए? 1997 में जारी की। कहां पर? कार्य करने के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में। कहां पर? कार्य करने के स्थानों पर और शैक्षणिक संस्थानों में। अगला है 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने आवाज उठाई। कब उठाई? 1980 के दशक में। नेक्स्ट है अगला हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 हो जाता हमारा संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझना। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे टाइम से। मीडिया अंग्रेजी के शब्द मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया क्या है? अंग्रेजी के शब्द मीडियम शब्द का बहुवचन है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है कि पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव कब आया? तो ये आया था 1940 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से। नेक्स्ट है टेलीवाइजर। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। इसका आविष्कार जॉन एल बेर्ड ने किया। किसने किया? जॉन एल बेर्ड ने किया। टेलीवाइजर क्या था? टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। इसका आविष्कार जॉन एल बेर्ड ने किया था। अगला है हमारा नेक्स्ट। अगर आप लोग ग्रुप में साथियों शामिल होना चाहते हो मेरे वाले में, तो आपको क्या करना है? 9808347403। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। जो भी पीडीएफ यहाँ पढ़ाई जाएंगी उस सब का पीडीएफ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। और करंट अफेयर जीके जो भी हो सकता है यहाँ डेली आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन जो वीडियो यहाँ पढ़ाई जाएगी वो जरूर दे दी जाएगी। और आपकी बीपीएससी के से रिलेटेड जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प यहाँ कराई जाएगी। भले वो प्रैक्टिस सेट को लेकर हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब सरकार समाचार किसी अंश,
फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले अभी पठान मूवी रिलीज हुई थी, तब ये मुद्दा काफी हाईलाइट हुआ था। अगला है इसमें, नेक्स्ट दे रखा है आपका, भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से लेकर 1977 तक का था। कब का था? 1975 से लेकर 1977 का ये समय था। तब क्या था? आपातकाल था। क्या था तब? आपातकाल था। कब था? 1975 से लेकर 1977 तक। नेक्स्ट चैप्टर 7 देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं मैंने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए तैयार किया। चैप्टर 7 देखिए, चैप्टर 7 में क्या है, यहाँ पर कुछ भी मैंने नहीं नोट किया। हमारे आसपास के बाजार, इसमें कुछ था ही नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए क्या नोट करता। इसलिए मैंने बोला है कि आप बुक पढ़ने के बजाय इस पीडीएफ को ले लीजिए, पीडीएफ से पढ़िए, आपको एनसीईआरटी पढ़ने का आपका पूरा पूरा टाइम यहाँ से बच जाएगा। आप और रिवीजन आप 5 से 10 मिनट में आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो। बाजार में एक कमीज, बाजार में एक कमीज, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। पूछ लिया जाए कुरनूल कहाँ पर है, तो कुरनूल आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है कुरनूल? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने नहीं है, लगने है, लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। कौन सा? तमिलनाडु में लगने वाला कपड़ा बाजार। कौन सा कपड़ा बाजार? इरोड़ कपड़ा बाजार। और ये कैसा है? संसार के विशाल बाजारों में से एक है। चैप्टर 8 कंप्लीट, देखिए चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया हमारा। चैप्टर 9 और शायद एक चैप्टर इसमें बाकी रह जाएगा आपका, 10 चैप्टर है शायद इसमें। समानता के लिए संघर्ष, चैप्टर हमारा 9 है, समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। इसमें क्या दे रखा है? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 48.5% महिलाएं। कितनी महिलाएं हैं? 48.5% महिलाएं, 14.2% मुसलमान। ये आंकड़ा कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है और ये आंकड़ा करेक्ट है। ये आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट यही है। ये इसी से पॉइंट में भी ध्यान रखना है, 14 याद नहीं रखना, कभी कभी 14.1 2 3 4 इस तरीके से दे देता है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद रखना है। महिलाओं का 48.5, मुसलमानों का 40.2 14.2 और 16.6% दलित और 8.6 आदिवासी हैं। 8.6% आदिवासी। क्या महिलाएं? 48.5%, 14.2% मुसलमान, एससी वाले हो गए यानी दलित हो गए आपके 16.6 और एसटी की बात करें तो 8.6 आपके यहाँ पर ये डाटा, ये आपको याद रखना है। तवा मत्स्य संघ, तवा मत्स्य संघ साथियों मध्य प्रदेश की घटना, रियल घटना पर आधारित है ना। तवा मत्स्य संघ कहाँ की घटना है? मध्य प्रदेश की घटना है। जिनको स्टोरी पूरी पढ़नी हो आप लोग पूरी स्टोरी पढ़कर देख लेना। वैसे जरूरत है नहीं, इस टाइम पर आपके पास समय कम है, तो एग्जाम पर आप लोग फोकस कीजिए, है ना, एग्जाम पर फोकस कीजिए सिर्फ। तो तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है। किसका संघ है? मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अगला है हमारा छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियां। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी? तवा नदी। तवा नदी क्या करती है? होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। कहाँ होती हुई आती है? बैतूल होती हुई आती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट, तवा पर बांध का निर्माण। तवा पर बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। तवा पर बांध का निर्माण 1958 में स्टार्ट हुआ एंड 1978 में ये कंप्लीट हुआ। 1994 यानी 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम
निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। निजी ठेकेदारों को कब सौंपा था? 1994 में निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। क्या किया इन्होंने? 1994 में सरकार ने तवा बांध में जो मछली पकड़ने का काम था वो निजी ठेकेदारों को सौंप दिया था, और निजी ठेकेदारों ने क्या किया, वहां के जो लोकल के लोग थे उनको हटा दिया और बाहर से सस्ते मजदूर वो ले आए थे। टीएमएस यानी तवा मत्स्य संघ, अगर शॉर्ट में आ जाए तो शॉर्ट में भी याद रखिएगा, टीएमएस तवा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। किसने मांग की थी ऐसी? तवा मत्स्य संघ ने ऐसी मांग सरकार से की थी। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दे। किसको? जो यहाँ से विस्थापित हुए हैं उनको ही दे। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का लीज या पट्टा कह लीजिए, 5 वर्ष की लीज देना स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया? 2 महीने के बाद 5 वर्ष के लिए, 2 महीने के बाद 5 वर्ष के लिए। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के कितने गांव? 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही मायने में शुरू हुआ। कब? इसको डाटे को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 2 जनवरी 1997, इसको याद रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है हमारा 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। कितने लोग? 1500 से ज्यादा लोग। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक सूची बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों पर सुनवाई की। कितने प्रकरणों पर सुनवाई की? 15 से ज्यादा प्रकरणों पर इन्होंने सुनवाई की थी। तो साथियों मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रुप में अगर आपको शामिल होना है, इसकी पीडीएफ चाहते हो आप लोग, तो आपको क्या करना है, 9808347403 980 83 47 403 आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। कॉल कोई भी नहीं करेगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कॉल मत कीजिएगा। आप लोग बहुत कॉल आते हैं, रिसीव होने में प्रॉब्लम होती है, पॉसिबल नहीं है इतने कॉल रिसीव करना। मैसेज है कभी भी इंसान देख लेता है तो रिप्लाई कर देता है, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और जितनी भी सारी पीडीएफ जो पढ़ाई जा रही है, ये पीडीएफ सभी सिर्फ इसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे, इसके बाद कहीं भी नहीं दी जाएंगी। और आप नोटिफिकेशन चाहते हो कि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों इस तरीके से 28 मिनट में, मैंने वही 30 मिनट आप लोगों को बोला था, 25 और 30 मिनट के बीच हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। तो हमारी क्लास 6 क्लास की खत्म हुई थी 40 मिनट में, ये हमने खत्म कर दी लगभग 30 मिनट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए, दूसरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कम से कम 10 लोगों को आपको शेयर करनी है और अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। कराना है, इट मीन्स कराना है, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करवा देना है। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। इस ग्रुप के अलावा पीडीएफ कहीं भी आपको नहीं दी जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो फिर भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वैसे मेरी मेहनत से जो मैंने तैयार किया है, इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कराया, ऐसा हो नहीं सकता मेरा कंटेंट आपको पसंद ना आए, क्योंकि कंटेंट जो बनाया गया है बेस्ट बनाया गया है, आपका टाइम बचाने के लिए बनाया गया है। आप एक दिन का काम यहाँ आपका 30 मिनट में किया गया है। जब आप रिवीजन करने जाओगे तो फास्ट स्पीड में आप इसको देखोगे, 10 मिनट में आपका 7th क्लास की पॉलिटी का रिवीजन भी हो जाएगा। इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। जिनका सिलेक्शन हुआ है आप उनसे पूछ सकते हैं कि
एनसीईआरटी पढ़ना ही सबसे बेस्ट है, इधर उधर पढ़ना बेकार है। सबसे बेस्ट ऑथेंटिक पढ़िए साथियों, कम पढ़िए अच्छा पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, 100% के लिए मत भागिए। 80% भी तैयार कर लेते हो डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन पा जाओगे। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना है, स्मार्ट वर्क ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है। तो ये थी आज की 7th क्लास की पॉलिटी। मिलते हैं 8th क्लास की पॉलिटी के साथ, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोग साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेनी है जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।